डोगरी ये लोग वास्तव में रहने वाले कहाँ के जम्मू के हैं? नहीं एमपी नहीं है, कहीं हम आने से रह रहे हैं जंगल में, तो कहावत चली आ रही जम्मू। एक आदमी को इतना जमीन दिया हुआ है सरकार ने। इसके अलावा भी जमीन दिया है। घर पे बेटा मेरी जान मानो मैं मोहम्मद आलम हूँ जी। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम रानीपुर। रानीपुर के जंगलों में। हाँ, रानीपुर जंगल छोटी खोल में। अच्छा, तो आप वहाँ से निकलना चाहते हैं बाहर? बिल्कुल निकलना चाहता हूँ साहब, अगर मुझे भूमि मिले तो। अच्छा, तो बिना बगैर भूमि के आप नहीं आना नहीं आना चाहते साहब, हमारी कोई कारो गुजर नहीं है। भूमि भी ऐसे मिले जो जवान बालिग परिवार है हमारे, उनको 2 एकड़ जो हमसे तय की गई है गवर्नमेंट से, वो हमें मिले तो हम जरूर आ जाएंगे। तो आपको वहाँ पे जंगलों में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता? अजी वो मुश्किल हमने मुद्दत तक काटी, सदियों तक वो हमने काट ली, और उसको हम काट ही रहते चले आए। बाकी आज हमें ये पसंद आ गई कि भाई हमारे बच्चे शिक्षा लेंगे और पढ़ेंगे स्कूल में, इसलिए हमने आना ज़रूरी कर लिया। अच्छा, तो आपको अगर ज़मीन नहीं मिलती तो आप वापस ना नहीं? जी, ऐसे नहीं करेंगे हम, वैसे नहीं आएंगे, बगैर ज़मीन के नहीं आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे फिर पढ़ लिख नहीं पाएंगे, फिर आप ही का वही पेशा और करेंगे? भाई वही पेशा करेंगे, फिर मुकद्दर में जैसे वो वैसा सही। बाकी अगर हमें भूमि मिले तो हम आ जाएंगे ज़रूर, और बच्चे भी हमारे पढ़ेंगे। तो आप वहाँ पे गुजर बसर कैसे करते हैं अपना? साहब वो मुद्दत की बात है, भैंसों को चरान चुगान करते हैं, उन्हीं का दूध चोते हैं, उन्हें बेच देते हैं, व्यापारी लोग ले जाते हैं, बस। और कुछ नहीं करते? और कुछ नहीं करते साहब। तो आपको जैसे गुजर बस्ती में बहुत लोगों को बसाया गया है, तो आपको क्या लगता है ये लोग यहाँ पे आके अच्छे से हैं? अच्छे से हैं अजी, पशु से उनके कम होंगे साहब। पशु तो मर भी गए, कुछ हैं थोड़े बहुत है। बाकी कुछ उन्हें ज़मीन मिल गई थी, थोड़े आदमियों को, कुछों को तो नहीं मिली, कुछ को मिल गई। 62 प्लाट मिल गए थे 62 आदमियों को। और उनकी कारोगुजरी ये हो रही है कि कुछ गेहूँ में हो जाती है, कुछ मक्की हो जाती है, और कहीं अपनी मजदूरी कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। भैंसें तो उनकी मर गई। हाँ करो करो, अब करो किसी का भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चे हमारे स्कूल पढ़ रहे हैं, और हम अच्छी तरह से हैं। यहाँ जंगलों में आप क्या क्या करते थे? हम पत्ती काटते थे, और अपनी भैंसों को पत्ती डालते थे, घास डालते थे। रोजगार कैसे चलाते थे अपना? रोज़गार वो दूध बेचते थे, और दूध लोग ले जाते थे,
यहाँ का रोज़गार अच्छा है साहब। और वहाँ हमारे यहाँ दूध तो ज़्यादा होता था, मगर वहाँ खल और चोकर जो आड़ती लोगों से लाते थे, हम कर्जदार थे। हमने यहाँ आकर बल्कि अपना कर्जा चुकाया है। तो यहाँ पे रोजगार कैसे चलाते हैं अपना? ये रोज़गार ऐसे चलाते हैं जी, कुछ लोगों के पास 62 प्लाट हमारे पास ज़मीन 2-2 एकड़ है, उसको लगाते हैं और उन्हीं से अपना गुजारा चलता है। अपने बस भैंसों के लिए चोकर या ये चारा, जैसे ये हुआ तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जंगल के बजाय? यहाँ पर साहब हमें ये सुविधाएं उपलब्ध है। इस वक्त हमारे यहाँ वो लग रहे हैं गैस प्लांट, तो वो हमें बहुत अच्छे हैं, उसमें हम बहुत खुश हुए। एक सुविधा ज़बरदस्त ये है जो कि हमारे बच्चे स्कूल पा रहे हैं और इस वक्त तीसरी, चौथी और 5वीं तक लगने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे बच्चों का जो स्कूल है, उस स्कूल को सरकार अनुमति प्रदान कम से कम 12वीं तक ज़रूर करे, क्योंकि हमें बच्चे फिर एडमिट करने का कोई और अवस्था का हमारी नहीं है और इसका सरकार करे तो बेहतर है। हम लोग बता रहे हैं कि सरकार देगी और अभी कल हरिद्वार रेंज में छिड़कखोल में मीटिंग होगी और मीटिंग में 100 परिवार यहाँ पथरी आने के लिए तैयार है, जिनकी सूची मेरे पास उपलब्ध थी, लेकिन मैं वहाँ छोड़ आया। मैंने कहा भाई दस्तखत लगाओ, गूठे गाठे में आदमी छोड़ आया। यहाँ मीटिंग का पता चला तो यहाँ आना पड़ गया, आने को तैयार हैं। लेकिन वायदा यही है उन लोगों का, भाई 2 एकड़ भूमि और पानी और बिजली की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। Mainly in herbivores, we have a very important species, that is wild elephants. Then cheetal, that is spotted deer, sambar, barking deer, and coral also. And out of carnivores, we have tiger, snow leopard, and leopard cat, and jungle cat also, and civet also, and somewhere hyena is also seen. So these are the wild animals. And since this is a very important area for elephant, from elephant point of view, as per the last census, around 374 elephants were identified in the whole national park area. This Rajaji Park is covered under Project Elephant. That is the Government of India's project, and every year we send an annual plan of operation to government. And in that project we have provisions for habitat improvement. Number one, habitat improvement means plantation activities, then water holes and soil conservation activities also. Then anti-poaching activities. For that we do all mobilization of staff and mobilization and all anti-poaching activities, like we have made some anti-poaching squads also, so maintenance of that activity. Then communication facilities and this arms and ammunition facilities, and some research is also there. So these things are that they have been provided under this project. We heard that 2 elephants had gone out of the park towards Haryana. Why did this happen? Why did these elephants go out? Why would you say? Basically, other than Rajaj National Park, I am also looking after the region area that is comprising of the Dehradun forest and Dehradun, Haridwar and Shivalik forest divisions. That those 2 elephants had strayed out from Shivalik forest division, and they had crossed Yamuna and gone to Kalesha. Regarding this, I had talked to the Wildlife Institute and one person, Dr. Malik from Wildlife Institute also, and we had discussed about the matter. And as per the discussion, and personally I feel also that the elephants have a tendency to explore for new habitats. Since the elephants had strayed out of the Kaleshwar forest also, and they had gone to these areas like private areas, and they were creating problems that way. That's why they were driven back to this area. And one important cause is that due to the biotic pressure, definitely, great degradation has taken place inside the Raja Park area and nearby buffer area also, like Shivalik and Shivalik, Dehradun and Haridwar Forest Division. And due to this, there is scarcity of fodder for elephant, like and the main species which elephant feeds upon is Melotus philippinensis, means Rohini, then ficus, then Sisham, Khair, Sal, all these species. So due to a very heavy cattle pressure, due to 10,000 number of Gujar, due to 503 families of Tongyas,
and nearby villages have also got great pressure on this area due to fuel load and fodder collection. So definitely it has affected the natural regeneration in an adverse manner, and due to excessive lopping also trees have dried up. So this has ultimately resulted into scarcity of forage, and because of this, the elephants definitely go for forage and forage and water, and that may be the reason of straying out. Initially, there was a total compact habitat for elephant, and a large population was together. Due to many developmental activities like your Chila Shakti project, and due to the ammunition dump at Rahwala, due to the Tehri House settlement rehabilitation at Rahwala, at near Rahwala area. Definitely, it has divided the whole great population to many subpopulations, and habitat has degraded like anything, and so one subpopulation cannot meet with the other subpopulation, and this has affected the genetic exchange also adversely. So that's why we are thinking of developing a corridor, and for that we have assessed the total number of Tehri houses who are living in that area, and we are preparing a project for rehabilitation of those Tehri houses. And for that area in Dehradun Forest Division, BB wala area in Rishikesh range has been selected, I think 2-3 years back, and some soil conservation activities will be also done in that area, which is cut by the Motichur Rao. So once these Tehri houses are rehabilitated outside, so definitely that particular area, around 63 hectares of area, that will work as a corridor between Chila and Motichur, and these elephants can go from one area to another area. So it will definitely affect the genetic exchange, and these two subpopulations can interact. Two bridges have been proposed for this activity in the Motichur Chila corridor project. 2 bridges, then Tehri houses should be rehabilitated outside. At the same time, the soil conservation activity should be done. These 3-4 activities, and the shifting of ammunition dump was also required there, but because of disproportionate amount of requirement demand from the army, and it was not agreed to. So first their habitat is to be protected. Once habitat is protected in an effective manner, so it will definitely result in the protection of wild animals also. So habitat is simply the forest, grasslands, and ponds and other sort of ecosystem. So for that, since there are 58 beat guards in Raja National Park, and every beat guard is looking after one beat of approximately 1,000 hectare of area. So every beat is being counted by the range officer on a roster basis, and that beat name is decided by the director itself. कैसे क्या किया, आपको कैसे खबर मिली, और फिर आप जंगल में कैसे हाथी को वापस घुमाने क्या कार्रवाई की? देहरादून में मैं गया था 14 तारीख को अपने ऑफिस में गया था काम से, तो वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन चंडीगढ़ का फ़ोन आया डायरेक्टर साहब के पास कि 2 हाथी इधर से यूपी के बॉर्डर को क्रॉस करके, शिवालिक के जंगलों को क्रॉस करके जो है कलेसर साइड में हरियाणा में घुस गए, और वहाँ जाने के बाद वो मेघू वाला एक विलेज है, वहाँ से करीब 8 किलोमीटर जंगल से उसके बाहर निकल गए हैं। 3 गांव उसने क्रॉस कर लिए हैं और काफ़ी नीचे चले गए हैं। तो उन हाथियों को किसी तरीके से इस तरफ लाना है, क्योंकि वहाँ कोई उनका हैबिटेट नहीं। ये जानकारी मिलने के बाद डायरेक्टर साहब ने तुरंत मुझे बुलाया वहाँ पे और कहा कि इस तरह का एक ऑपरेशन करना है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ अच्छे आदमी चाहिए पार्क के, तो मैंने करीब 12 आदमी यहाँ से छांटे जो कि जिनको वाइल्ड लाइफ का काफ़ी ज्ञान है। उन सबको लेके हम जो है यहाँ से 15 तारीख को सवेरे निकले और वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है हमने पहले उनके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे कलेसर में। उनका इंतज़ार, उन्होंने उनसे सारी सिचुएशन समझी। सिचुएशन समझने के बाद हम साइट पे गए। साइट पे जाने के बाद हमने उन हाथियों को, जो कि वहाँ 3 दिन से वहीं खड़े थे, पब्लिक से भाग नहीं रहे थे, उन हाथियों को 3 तरफ से घेर के उनको जंगल की तरफ उनका मुँह रुक करके उसके बाद हमने जो है उन्हें पटाखे फायरिंग करके वहाँ से ढकेलना शुरू किया जंगल की तरफ। करीब 1.5 घंटे के अंदर हम उन्हें 8 किलोमीटर चला के जंगल के पास ले आए। तो आप जैसे कह रहे थे आप वहाँ पहुँचे और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वहाँ वेट कर रहे थे। हाँ, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से हमने बातचीत की। बातचीत करने के बाद सिचुएशन समझी सारी और साइट पे जाके हाथियों का निरीक्षण किया। 2 हाथी थे, तो उनको, और हमने उनसे जंगल का नियरेस्ट पॉइंट पूछा उनसे कहाँ पे है। और इन द मीन टाइम हमने उनसे ये कहा कि बीच में जो गांव पड़ते हैं उनके लोगों को ये कह दिया जाए कि अपने खेतों से वो चले जाएं, ताकि हाथी अगर भागेगा तो रास्ते में उसके कोई आए ना।
तो हमने उसको 3 तरफ से घेर के फायर करके और क्रैकर्स बजा के हाथियों को जंगल की तरफ मोड़ दिया और जंगल की तरफ वो भागने लग पड़े। उनको हमने उनके पीछे पीछे हम भी भागने लग पड़े और उनको 1-1.5 घंटे के अंदर हम जंगल के ऊपर ले आए, कलेसर जंगल में ले आए। यहाँ आने के बाद फिर हाथी जो हैं अंदर की तरफ जंगल फॉरेस्ट में चले गए, उसमें शाम हो गई थी। नेक्स्ट डे हमने फिर उन हाथियों को अंदर ट्रेस आउट किया किस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, वहाँ से उनको हमने फिर उसको यमुना की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। पूरा दिन हम उसमें लगे रहे क्योंकि कुछ बरसात होने प्रारंभ हो गई, इस कारण से हमारा ऑपरेशन सेकेंड डे नहीं हो पाया पूरा। रात में हमने फिर प्रयास किया उनको अंदर करने का और उसका नतीजा ये था कि लगभग 2:30 बजे रात में हाथी जो हैं वो ये हरियाणा बॉर्डर के जंगल से निकल के हिमाचल के बॉर्डर के अंदर आए। वहाँ के बाद उन्होंने यमुना क्रॉस करके जो है यूपी में बादशाही बाग में आके निकले। अभी भी हाथी अब कह रहा है मैं अपने आप खींचूंगा तो फिर जोर क्या करना है? तुमने किस टाइम कहा था इसको? सुबह ही। और रात ही बोल दिया था उन्होंने। तू उधर मुख में बढ़ जाना उससे ताकि ये सर भी आएगा।